साथ ही कॉन्फ्रेंस जमायतों के सरबराहान यहाँ मौजूद हैं। मैं सैयद जलाल महमूद शाह सिंध यूनाइटेड पार्टी, बशीर खान कुरैशी साहब जसकम GSN कौमी माज, जनाब एयाज लतीफ़ पलीजो साहब अवामी तहरीक, डॉक्टर कादर मक्सी साहब सिंध तरक्की पसंद पार्टी, रियाज अली चांडियो साहब GSN माज, बैरिस्टर ज़मीर गुमरो सिंध दोस्त पार्टी, अयूब शर साहब सिंध नेशनल फ्रंट, हरीफ खान चांडियो अवामी जमहूरी पार्टी, हाजी शफी मोहम्मद जामोद साहब कराची वेलफेयर सोसाइटी, मोहतरम कमर भट्टी साहब GSN कॉन्फ्रेंस पार्टी, असगर बानी साहब सिंधी अदबी संगत, और भी उनके साथ आए हुए हरीफ साहब का लिया मैंने, तो ये सब आए हुए हैं। आज खुसूसन जिस बात पे ये इजलास बुलाया गया वो है कि 20वीं तरमीम आईन में 20वीं तरमीम का इशू उठाया गया है और उसमें उस 20वीं तरमीम के तहत सिंध और पाकिस्तान को तकसीम करने की एक साजिश बनाई गई। इसके मुतल्लिक सारी डेलिब्रेशन सिंध बचाव कमेटी का हंगामी इजलास हैदर मंजिल कराची में मेरे ज़ेरे सदारत मुनक़द हुआ। इजलास में कहा गया कि 1973 में आइन साज असम्बली ने आइन बनाते वक्त 1 यूनिट के तलब तजुर्बे के बाद नए सूबे बनाने वाले अमल को रद्द कर दिया। उसलिए पार्लियामेंट को नए सूबे बनाने का कोई अख्तियार नहीं दिया गया, आइन में कोई अख्तियार नहीं दिया गया है। इजलास में कहा गया कि पंजाब ने 1955 में वेस्ट पाकिस्तान बनाने वाला एक्ट पास करके तीनों सूबों में हर एक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान की सूबाई हैसियत और शनाख्त खत्म कर दी थी, जिसके बाद सिंध के अवाम की शानदार सिंध और बाकी इलाकों के अवाम की शानदार जदोजहद के बाद वेस्ट पाकिस्तान को ख़त्म करके सूबों को वापस बहाल कर दिया गया। 1973 में जब नया आइन बनाया गया था तब ये आइन तोड़कर आइन बनाने के लिए नई आइन साज असेंबली के इंतखाबात नहीं कराए गए थे। उसके बावजूद नए सूबे बनाने वाले अमल को रद्द किया गया था और वो अख्तियार पार्लियामेंट से छीने गए जो अख्तियारात सूबों के पास हैं। नए सूबे बनाने वाले अमल को रद्द करने के बाद आइन बनाने वाले सूबे की हुदूद में मामूली रद्दोबदल करने के लिए भी उस सूबाई असेंबली से 2/3 अक्सरियत का होना लाजमी करार दिया गया। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि आइन के आर्टिकल 239(4) की गलत तशरीह करते हुए अवाम को ये बताया जा रहा है कि इस अख्तियार के मातहत नए सूबे बनाए जा सकते हैं, जो आइन के अमल की संगीन इनहराफी है, जो अवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है। इजलास में ये कहा गया कि फेडरेशन 4 सूबों पर मुश्तमिल है और नए सूबे बनाने के लिए नई फेडरेशन बनानी पड़ेगी, जिससे कौमों के दरमियान नए मुआहदे की जरूरत है, क्योंकि 1940 की करारदाद की रोशनी में मौजूदा 4 रियासतें और बंगाल का जिक्र है। इजलास में कहा गया कि सिंध नाकाबिले तकसीम होने वाली रियासत है और इस शर्त पर सिंध फेडरेशन में शामिल हुई है और उनकी वहदत को किसी भी तरीके से या किसी भी अमल से रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। और अगर किसी भी साजिश के जरिए नए सूबे बनाने का अख्तियार देना
غیر آئینی طور پر پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے تو سندھ اس فیڈریشن میں رہنے یا نہ رہنے کا حق محفوظ رکھتی ہے. حق محفوظ رکھتی ہے اور سندھ کو اپنی وحدت کے بارے میں فیصلے کا حق آئینی طور پر نہیں چھینا جا سکتا ہے. اس اجلاس میں کہا گیا کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنانا ایک ڈھونگ ہے جس کی آئین اجازت ہرگز نہیں دیتا، جبکہ ضلع اور ڈویژن مضبوط انتظامی یونٹ کے طور پر موجود ہیں. اجلاس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب نے 1 یونٹ کی تاریخ اور بنگال کی تقسیم سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا اور وہی 1 یونٹ والی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. بدقسمتی کے ساتھ PPP سرکار سندھ صوبے سے اپنی وحدت کے بارے میں فیصلے رکھنے کا اختیار چھیننا چاہتی ہے جو آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت سندھ کو ملا ہوا ہے. ایسا اختیار آئین کو توڑنے کے برابر کا ہوگا جس پر آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے. اس اجلاس میں کہا گیا کہ PPP متحدہ اتحاد سندھ کی وحدت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ بھی سازش ہے کہ 6 اگست 2011 پر سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے ذریعے سندھ کی انتظامی تقسیم کی صورت میں کی گئی جس پہ بھی خطرناک طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اجلاس میں سندھ کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کو خبردار کیا گیا ہے کہ 20ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا 1 یونٹ کے لیے ووٹ دینے کے برابر تصور کیا جائے گا اور ہم اس کو غداری سمجھتے ہیں. اجلاس میں 20ویں ترمیم لانے کے خلاف واک آؤٹ کرنے پر قومی اسمبلی کے ممبر سید ظفر علی شاہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اجلاس میں PPP کی حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ متحدہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی ایسی آئین کی ترمیم کا حصہ بنی تو سندھ میں اس کا بھرپور مزاحمت دیکھنی پڑے گی جس کے نتائج بہت خطرناک نکل سکتے ہیں. اجلاس میں مزید کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو نئے صوبے بنانے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ خود 4 صوبوں کی پیداوار ہے اور غلام آقا کو تبدیل نہیں کیا غلام آقا کو نہیں بنا سکتا. پارلیمنٹ صوبوں کی آقا نہیں غلام ہے اور یہ صوبوں کا حق ہے کہ وہ اپنی وحدت کے بارے میں خود فیصلہ کریں. سندھ اس وفاق میں اس شرط پر شامل ہے کہ اس کی وحدت کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی اور اگر سندھ سے یہ آئینی فطری اور بین الاقوامی حق چھیننے کی سازش کی گئی تو وہ اس فیڈریشن کا رہنے یا نہ رہنے کا فیصلے کرنے کا حق رکھتی ہے. اجلاس میں PPP کو غدار اور متحدہ کو سندھ دشمن پارٹی قرار دیا گیا جس کا مقصد سندھ کی وحدت کو نقصان پہنچانا ہے. اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے آئین کے آرٹیکل 239(4) میں ترمیم والا بل فوری طور پر واپس لیا جائے. اجلاس میں 28 جنوری کو سندھ میں مکمل پہیا جام اور شٹر بند ہڑتال کی کال دی جاتی ہے اور سندھ کے غیرت مند غیور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس دھرتی سے تاریخی وطن نبھانے کے لیے 28 جنوری کو تاریخی کردار ادا کرے.
مہربانی آپ سب دوستوں کی، اس میں باقی دوستوں کا اگر کوئی سوال جواب ہوگا تو میں جواب. اس میں جو آپ تو سب لوگ متفق ہیں، لیکن سندھ میں اب دوسری اکائیاں بھی بستی ہیں جن میں ایم پی ہے اور مختلف جو اکائیاں ہیں، کیا ان سے بھی آپ رابطہ کریں گے؟ کیا آپ ان کو بولنے والوں سے جو کہ ایم پی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ سندھ کے اس ایشوز پر آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میجارٹی سب پارٹیز نہیں چاہتی اس پیپلز پارٹی اور متحدہ یقیناً ہوگا تو دیکھیے. پہلی جو قرارداد قوم پرستوں ہڑتال ہوئی تھی، اس میں ایک سازش کی گئی تھی کہ جو ہے وہاں پر کیاباڑی میں لوگوں کو زندہ جلا کر اس کا الزام جو ہے قوم پرستوں پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. کیا اس ہڑتال کو آپ پرامنی رکھیں گے یا اس کو اپنے پرتشدد ہونے سے بچائیں گے؟ سندھ ہمارا تاریخی وطن ہے، ہزاروں سالوں سے ہم اس دھرتی کے وارث ہیں، مالک ہیں. سندھ کی وحدت اور سندھ کے وجود کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے. سندھ ہماری ماں ہے، اس کی وجود کی بقا کے لیے، اس کی ضمانت کے لیے ہم لاکھوں اپنے سر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری ہڑتال ہر صورت میں پرامنی ہوگی. اور میں سندھ کے سارے غیرت مند لوگوں کو جو اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اس دھرتی پر یقین رکھتے ہیں، اس سے میں اپیل کرتا ہوں یہ کہ سندھ کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے. سندھ ہمارا تاریخی وطن ہے اور وطن کے لیے ہمارے بزرگوں نے، سندھ کے لوگوں نے لاکھوں کے تعداد میں اپنے سر قربان کیے ہیں. آج اگر وطن پر کوئی تکلیف یا کوئی آنچ آئی ہے تو ہم غیرت مند بیٹے بن کے اپنی ماں کی حفاظت کریں گے اور ہم پرامن ہیں. ہماری ہڑتال بھی پرامن ہے. پہلے جو ہڑتال ہوئی تھی جس میں تشدد کا رجحان آیا تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے. ہم کلیئر کر چکے ہیں، تشدد نہیں ہم کرتے ہیں. ہم پرامن ہوں گے اور سرکار اگر اس کو تشدد بنانا چاہتی ہے اور ہمارے لوگوں کو تنگ کرنا یا کوئی دوسری جماعت اس قسم کا کوئی تھریٹ دیتی ہے تو ہم ان کو انتباہ کرتے ہیں کہ سیاسی راستے اختیار کرو. طاقت اگر آزماؤ گے تو اس کے نتیجے کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، جب یہ بل آیا قومی اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی کے جو ارکان اسمبلی جن کا تعلق سندھ سے بھی ہے، انہوں نے اس کی اکثریت کی مخالفت نہیں کی. اس وقت صرف ظفر شاہ نے کی. اس کو آپ کس طرح کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی دعوے دار ہے کہ وہ سندھ کے لوگوں کے ووٹ لے کر میجر لے کر اقتدار میں آتی ہے. اس حوالے سے میں وہ سندھ کے حقوق کے چیمپئن بھی بنتے ہیں، دعوے دار بنتے ہیں. لیکن جب سندھ پہ مشکل وقت آیا ہے اور جتنی بھی سندھ کے لیے برائیاں اور بربادیاں اکٹھی کی ہیں، اس کی مکھی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. ابھی بھی انہوں نے جس طرح یہ بل جو ہے، اگر کوئی عام فہم رکھنے والا آدمی وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بل ایم کیو ایم کی طرف سے لایا گیا. ایم کیو ایم نے جس کا ہزارہ میں کچھ کوئی اسٹیک ہے، نہ سرائکی صوبے میں ہے، وہ جو بل کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہے تو یہ ایم کیو ایم صرف نہیں کر رہی ہے، اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کی پوری آشیرواد ہے. انہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ وہ سیدھا کہے کہ وہ سندھ کو تقسیم کرنے جا رہی ہے، اس لیے آگے انہوں نے ایم کیو ایم کو رکھا ہے. پیچھے وہی پیپلز پارٹی کے مقاصد ہیں کہ وہ ہر صورت میں کسی بین الاقوامی آقا کی خواہش پہ، کسی نسل پرست دہشت گرد گروہ کی خواہش پہ وہ ہمارے وطن کی تقسیم چاہتی ہے. وہ چاہے جو بھی سازشیں کرے، ہم سب سندھ کے لوگوں نے بیٹوں میں یہ طے کیا ہے کہ ہر اس سازش کا ہر سطح پہ مقابلہ کریں. علی صاحب، ایک بہت بڑا فورس جو ہے چندیانی تحریک کی صورت میں آپ کے ساتھ ہے، تو اس دن کیا جو خواتین سوال ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہے کہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے کہ اس دن سندھ میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن. اب اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کو ہم وارن کر رہے ہیں آج سندھ بچاؤ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے
कि कल जो स्पीकर सिंध असेंबली निसार अहमद खोड़ो का रवैया नजर आया और जिस तरह सबोटाज करने की कोशिश की उन्होंने, जो सिंध असेंबली में आवाज उठाई सिंध की तकसीम के खिलाफ, पीपुल्स पार्टी को पहले हमने बैन किया था, उसकी एंट्री 13 अगस्त को पीपुल्स पार्टी का कोई एमपी एमएनए सिंध में मूव नहीं कर पा रहा था। हम एक दफा फिर वार्न कर रहे हैं, अगर पीपुल्स पार्टी ने इसकी पुष्टपनाही खत्म न की, अगर बैकडोर से एमक्यूएम को इंस्टिगेट करना बंद नहीं किया और उनके मददगार न बने, तो सिंध में पीपुल्स पार्टी के एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स के नकलो हरकत पर पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह 5 अगस्त, 8 अगस्त और 13 अगस्त को लगाई। और हम समझते हैं कि इस साजिश के पसमंजर आलमी ताकतें शामिल हैं। आज ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये बिल पेश किया जा रहा है, इसमें अमेरिका और बरतानिया और वेस्टर्न ताकतें शामिल हैं। वो सिंध के जरिए इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं। आपके तवज्जुह से हम पाकिस्तान में मौजूद तमाम डिप्लोमेटिक मिशन को और पाकिस्तान में मौजूद तमाम एम्बेसीज को और काउंसलेट्स को उनको वार्न कर रहे हैं कि आप सिंध के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद करें। अमेरिका, बरतानिया और उसके हवारी सिंध दुश्मन ताकतों की पुष्टपनाही खत्म करें, वरना सिंध के अवाम समझेंगे कि आलमी साम्राज्य के ये पट्टू हमारे खिलाफ है और सिंध उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। और मैं पाकिस्तान और सिंध के तमाम लोगों को भी अपील करूंगा कि 28 जनवरी को जो शख्स सिंध के रोडों पे अपनी गाड़ी में निकला, जिस शख्स ने अपनी दुकान खोली, वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टीज का हम एहतराम करते हैं, मगर हुकूमत के इत्तेहादी पार्टी और पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम की शह पे अगर किसी ने दुकान खोली और ट्रांसपोर्ट रास्ते पे निकाली, तो उसको सिंध दुश्मन तस्वुर किया जाएगा और नताइज का वो खुद जिम्मेदार होगा। एक सवाल है कि आप कौम परस्त सिंध के जो है सराइकी सूबे की हमेशा हिमायत करते रहे हैं, क्या आपने हिमायत खत्म तक कर दी है? लेकिन अगर वो सूबा होना चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर कौन सा होना है? देखिए जी, सराइकी सूबे की हिमायत सिंध के नेशनलिस्टों ने हमेशा की है, मगर हम ये समझते हैं कि किसी सूबे की तकसीम या उसमें एक्सपेंशन का फैसला वहां का आवाम करेगा। अगर सराइकी आवाम और वहां पे सराइकी इलाके में बसने वाले लोग जिन लोगों को वोट देते हैं, वो पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में बिल ले आए और सराइकी आवाम की मदद से, वो हजारों सालों से सिंध की और सराइकी की मुख्तलिफ पोजीशन है, सराइकी लोग हजारों सालों से अपने इलाके में बसते हैं, अगर वो मिलकर वहां के मकामी लोगों के साथ ताउन कर पंजाब असेंबली में बिल लाएं, तो आइन के जरिए वो जो चाहे वो करें, मगर उसका कंपैरिजन सिंध और दूसरे इलाकों से करना पाकिस्तान और उस पूरी रीजन की स्टेबलाइजेशन पे हमला होगा। एक सवाल ये कि जो पीपी के पार्लियामेंट है, कौमी हो या सूबाई, वो तो कह रहे हैं कि हम सिंध तकसीम नहीं करें, क्या उस बात पे आगे करते? वो खुद ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल लाने का मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं? यहाँ मुहिम चल रही है सूबों को खुद मुख्तियार बनाने के लिए, ये खुद सूबों को गुलाम बनाने की तरमीम ला रहे हैं कि जो सूबों को मिले जुले इख्तियारात हैं वो आप सूबों से छीन के मरकजी असेंबली को दे रहे हैं। ये क्या खिदमत कर रहे हैं आप? हम समझते हैं कि सूबाई असेंबली में कल जो मसूर आरिफ मुस्तफा और मसूर जतोई ने पेश किया था, वो अच्छी बात है, लेकिन उनको बुनियादी तौर पे मजबूती करारदाद पेश करनी चाहिए कि उनका हक कौमी असेंबली को दिया जा रहा है। ये सिंध असेंबली को शर्मानी चाहिए कि उनके इख्तियारात को अगर कोई और चैलेंज करता है डायरेक्ट पार्लियामेंट, तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी मजबूती करारदाद आनी चाहिए। इसमें एक बात हम सिंध के लोगों को आज सिंध बचाओ कमेटी के प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं कि सिंध के हजारा साला वतन के वजूद पे पीपल्स पार्टी, सदर जरदारी और अल्ताफ हुसैन ने एक बड़ा हमला किया है। जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का, ये उनकी तो खिलाफ वर्जी करें ही करें, मगर ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि चारों सूबों की सरहदें मुकद्दस नहीं है। सिंध का चप्पा चप्पा मुकद्दस है, वो हमारा हजारों सालों का वतन है। और लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि सदर जरदारी और अल्ताफ हमारे हजारों सालों के वतन और उसके वजूद के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। 28 तारीख को सिंध के लोग पुरअमन ये एहतजाज सारी दुनिया को बता देंगे कि ये किसी सूरत में हमें मंजूर नहीं है कि हमारी सरजमीन के खिलाफ कोई फैसला आए और ये वफाक परस्त पार्टियां और खुसूसन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो धरती से गद्दारी और निमक हरामी कर रहे हैं। और निमक हरामी करने वालों के लिए फैसला वो सुन ले के तारीख में क्या होगा। ये अपने आबा और अजदाद के वतन छोड़कर
हजारों सालों के वो वतन छोड़कर और उस धरती पे आए हैं जो धरती ने इसे निमक दिया है, इज्जत दी है। अगर आज वो निमक हरामी इस धरती के खुलूस और प्यार की करेंगे तो उनके नताइज भयानक होंगे। शुक्रिया। मैं आईनी हवाले से आपको बात करना चाहता हूँ कि मौजूदा पार्लियामेंट को आईन में कोई अख्तियार नहीं है कि वो नए सूबे बनाए। ये फेडरेशन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि नई फेडरेशन बनाई जाए तो 10 सूबे बनाए जाए, 8 सूबे बनाए जाए। सिंध को अपना आफाकी कानूनी हक दिया जाए कि वो इस फेडरेशन में रहने का फैसला करे कि उसको रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये फेडरेशन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। 1940 के रेजोल्यूशन में 5 सूबे थे जिसमें बंगाल अलहदा हो गया, बाकी 73 में 4 सूबों पर मुश्तमिल ये फेडरेशन बनाई गई। अगर मरकज ने ये फैसला किया है कि हम नई फेडरेशन बनाना चाहते हैं तो हम मरकज को ये बावर कराना चाहते हैं कि ये 21st सेंचुरी है और सिंध ये अपना फैसला कर सकती है कि वो इस फेडरेशन में रहती है कि नहीं रहती। ये कोई मामूली मजाक नहीं है। 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नए सूबों की क्रिएशन को रद्द कर दिया था। अभी इस पार्लियामेंट को कौन सा अख्तियार है? पार्लियामेंट में ये बिल पेश करना आइन के साथ गद्दारी है। ये बिल पेश ही नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में। ये मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है। ये सूबों के हकूक को गजब करके वो हक जो पार्लियामेंट अपने साथ नहीं रख सकती, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1973 में ये हक अपने पास नहीं रखा था, वो हक सूबों से छीना जा रहा है और इस फेडरेशन को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। हम वार्न करते हैं मरकज को और हुक्मरान पार्टी को कि अगर ये किया गया तो इसके खतरनाक नतीजे निकलेंगे और 28 तारीख की जो हड़ताल होगी वो 13 अगस्त की हड़ताल भी आपको याद होनी चाहिए कि कोई मिनिस्टर, कोई सेनेटर बाहर नहीं निकला था। अभी भी ये सूरत हाल है सिंध में। अगर इस बिल पर किसी ने बहस की भी इजाजत दी तो सिंध के एमएलए, सिंध के सेनेटर अपने घरों में नहीं आ सकेंगे। ये 1 यूनिट वाली सूरत हाल है। जो भी इस बिल पर बहस करेगा वो 1 यूनिट पर साइन करेगा और उसका लकब गद्दार होगा। और हम सेनेटर्स और एमएलए से कहते हैं कि वो इस बिल को फौरी तौर पर वापस कराएं, वरना सिंध में सूरत हाल खतरनाक हो जाएगी। दोस्तों ने आज एक अहम खबर है आपके पास कि सिंध बचाओ कमेटी के मेंबरान ने पीपुल्स पार्टी को सिंध का गद्दार साबित कर दिया है। पीपुल्स पार्टी सिंध की गद्दार पार्टी है और आज ये वक्त आ गया है कि सिंध बचाओ कमेटी ने उनसे एहसाब लेने का फैसला कर लिया है और उनको ये मालूम हो जाएगा 28 तारीख को कि किस तरह वो सिंध के अवाम से उन्होंने गद्दारी की हुई है और जो वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क का समझौता कर लिया है और मुल्क मुकम्मल तौर पे अनस्टेबिलिटी के राह से गुजर रहा है और पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। अब इनको तो जाना ही जाना है, लेकिन जाते हुए इन्होंने इस मुल्क के अवाम, खुसूसन सिंध के अवाम से जो गद्दारी की है उसका इंशाल्लाह एहसाब होगा। और इस सिलसिले में सिंध नेशनल फ्रंट जनाब मुमताज अली खान भुट्टो और हमारे तमाम साथी पूरे सिंध के अंदर इनके खिलाफ जो महाज होगा वो इंशाल्लाह वो सरफरस्त होगा। देखिए जी, एक अहम बात है कि कौमी असेंबली की स्पीकर साहिबा फहमीदा मिर्जा साहिबा जो डॉटर ऑफ सॉइल है और हैदराबाद और बदीन से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने ये बिल पेश करने की इजाजत देके सिंध के कौमी गैरत, वैदानियत और अहमियत पर वार करने की इजाजत दी है। ये इजलास सख्त तनकीद करता है और मजम्मत करता है इस रवैये की कि कौमी असेंबली की स्पीकर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने सिंध की वैदानियत पर इम्कानी होने वाले इस वार के बिल को पेश होने की इजाजत क्यों दी, इस पे ये इजलास सख्त तशवीश और तनकीद का इज़हार करता है। हमारी ये गुजारिश है सिंध की जाग्राफी से छेड़छाड़ करना आग से खेलने के मुतरदिफ है। उस आग के शोले पाकिस्तान के नक्शे पर भी गिर सकते हैं, क्योंकि सिंध एक हमारी मुकद्दस माँ की तरह है। उसके साथ किसी ने भी बदमाशी की तो उसके नताइज खतरनाक निकलेंगे। किसी को नीमक हराम को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे।